अस्सलाम वालेकुम, आदाब। खास प्रोग्राम कश्मीर के 3 टायर पंचायती निज़ाम की पंचायत, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे आप डीडीसी कहते हैं। जम्मू कश्मीर में पंच सरपंचों की मुद्दत 9 जनवरी 2024 में ख़त्म हो चुकी है। उनकी मुद्दत ख़त्म होने के बाद बीडीसी के अहदे भी खाली हो गए और अब जम्मू कश्मीर हुकूमत ने ऐलान किया है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिलर्स यानी डीडीसी की 5 साल मुद्दत भी 24 फरवरी 2026 को मुकम्मल हो जाएगी, जिसके बाद ये इदारे तहलील हो जाएंगे। यानी पंचायती राज के तीनों दर्जे जम्मू कश्मीर में अब उनकी मुद्दत ख़त्म हो गई है और होने वाली है। हुक्मनामे के मुताबिक तमाम डीडीसीज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को हिदायत दी गई है कि वो अपने चेयरपर्सन और अरकान को मुद्दत की तकमील के बारे में मुतल्ला करे। महकमे कानून इंसाफ और पार्लिमानी उमूर की कानूनी राय के मुताबिक डीडीसीज की मुद्दत 25 फरवरी 2021 से शुरू हुई थी। पहली बार जम्मू कश्मीर के डीडीसीज मुंतखब हुए थे जो अब अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर रहे हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में पंचायती राज के तमाम 3 दर्जे खुद ब खुद तहलील हो जाएंगे, क्योंकि पंचायत और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स की मुद्दत पहले ही ख़त्म हो चुकी है। ये याद दिलाना ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर में पंच और सरपंच के आखिरी इंतखाबात नवंबर 2018 में हुए थे, जिनमें 27,000 से ज़ायद मुंतखब नुमाइंदे सामने आए थे। उनकी 5 साल मुद्दत 10 जनवरी 2019 से 9 जनवरी 2024 तक थी, जो अब मुकम्मल हो चुकी है। डीडीसीज की बात करें तो ये इदारे जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद पंचायती राज एक्ट में तरमीम के ज़रिए कायम किए गए थे। हर ज़िला में डीडीसी जिसमें 14 मुंतखब अरकान शामिल होते हैं और इस तरह से जम्मू कश्मीर में 280 मुंतखब डीडीसी अरकान हैं। लेकिन फ़िलवक़्त जम्मू कश्मीर में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा खाली है। BR शर्मा इस ओहदे पर आखिरी स्टेट कमिश्नर थे, जिनकी मुद्दत अप्रैल 2025 को ख़त्म हो गई थी और दिसंबर 2025 में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सीनियर काबीना वज़ीर सकीना इतू को स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए तश्कील दी गई सिलेक्शन कमेटी का रुकन नामजद किया था। कमेटी में पंचायती राज के वज़ीर, कानून साज असम्बली के स्पीकर, कायद हिज़्ब के खिलाफ लीडर और वज़ीर आला की जानिब से नामजद किए जाने वाले दीगर सीनियर वज़रा को भी इसमें शामिल किया गया था। लेकिन इस कमेटी ने क्या काम किया या कोई मीटिंग हुई भी या नहीं, इसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। और आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पंचायती राज के तीनों दर्जे ख़त्म हो जाएंगे या इनकी मुद्दत पूरी हो रही है, तो दही तरक्की, अवामी नुमाइंदगी और मकामी मसाइल की आवाज़ कौन बनेगा? और क्या बगैर मुंतखब इदारों के तरक्याती अमल मुतासर नहीं होगा? हुकूमत नए इंतखाबात का ऐलान कब करेगी, जबकि अब तक स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी तैनात नहीं हुआ है? और क्या 2026 में होने वाले मुमकिन इंतखाबात निचली सतह पर जमहूरियत को दोबारा मजबूत कर पाएगी? ये अहम सवालात आज रहने वाले हैं। इसी मुद्दे पर आज हम खास चर्चा करेंगे, खास बहस करेंगे और ख़ास मेहमान आज की इस डिबेट में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। और मामला पंचायती राज का है, मामला 3 टायर सिस्टम का है, मामला रूरल डेवलपमेंट का है और ख़ासकर पंचायत, डीडीसी, बीडीसीज की मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन अभी तक भी इंतखाबात के हवाले से कोई वाज़ह इशारा सामने नहीं आया कि कब होंगे भी या नहीं होंगे। और अगर इंतखाबात इसी तरह से फ़िलहाल अगर इंतखाबात नहीं हुए या मज़ीद इंतज़ार करना पड़ा उसके लिए, तो क्या इससे जम्मू कश्मीर की तरक्की मुतासर नहीं होगी? 2 ख़ास मेहमान इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ सुमित शर्मा जी है, भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान हैं। ताजिम डार साहब है हमारे साथ, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खैर मकदम इस खास डिबेट में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कुछ देर बाद नासिर लोन साहब भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान और डीडीसी मेंबर भी है। सुमित शर्मा जी, शुरुआत में आपसे ही करूँगा। इस वक्त जब जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं और ख़ासकर पंचायती निज़ाम की जब हम बात करते हैं, तो डीडीसीज हो, बीडीसीज हो या पंच सरपंच हो और ख़ासकर जो डीडीसीज है, इनकी मुद्दत भी अब पूरे होने जा रही है, लेकिन अब तक भी इंतखाबात के हवाले से कोई वाज़ा इशारा नहीं आया है। देखिए, पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको बताऊं, जैसे 3 टायर सिस्टम जो पंचायती राज में, जैसे डीडीसी का जो पीछे आपने देखा से 5 साल पहले जो ये इलेक्शंस हुए थे, वो इसी बुनियाद पे हुए थे कि यहाँ जम्मू कश्मीर में जो ये
सब जगह पे 3 टायर सिस्टम था, बस यहाँ पे नहीं था। इस चीज को मान्यता देते हुए यहाँ पे सरकार ने, जो सेंट्रल सरकार है, उसने इसको लाया था। इलेक्शन हुए थे बड़े अच्छी तरह से, बखूबी बड़े सही तरीके से होने के बाद यहाँ पे जो इलेक्शन के बाद यहाँ पे डीडीसी वगैरह जितने भी जो चुने गए, और जो भी मसले मसाइल उनके एरियाज के थे, जी इनको लेते हुए उस पर उन्होंने कई जगहों पे सबने अपने अपना योगदान दिया, कार्य किए और लोगों की समस्याओं को सुना। क्योंकि उस टाइम क्या था कि इलेक्शन का एक टेन्यूर जो लंबा चला गया था, तो इन बिटवीन जो बीच में जो फंक्शन था, ये 3 टायर को लाके इस चीज की मजबूती को देते हुए, इसकी मजबूती बनाए रखने के लिए इसको इस्तेमाल किया, मतलब लाया था प्रोसेस में, और वो हुआ। अब जो इसका टेन्योर टाइम जो था, वो अभी देखिए 24 फरवरी को जो खत्म हो रहा है। जी हर चीज का एक टाइम पीरियड होता है। और उसके बाद जैसे आपने बात की कि क्या ये फिर से होंगे, और होंगे तो कब तक होंगे। देखिए प्रोसेस जो भी किसी भी चीज का है, उसे देख सुन के, जबकि यहाँ पे आगे भी जो चुनाव का था, जो जहाँ के जम्मू कश्मीर के जो मसले मसाइल थे, उनको लेते हुए चुनाव के लिए लगातार लगा था कि होंगे तो कब होंगे। तो जब एक समय आया, चीज हुई, इलेक्शंस भी हुए, जी और अब इसके बाद जो डीडीसी के हैं, इसके ऊपर भी जो प्रोसेस बनेगा पूरा तरीके से, और उसके बाद इस पे भी जल्द ही आप देखिएगा कि इसको भी एक इलेक्शन की, इसकी जो भी डेट इसकी मुकम्मल की जाएगी इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जी उसके समय अनुसार टाइम पे इसे किया जाएगा। और ये सिस्टम ऐसा नहीं है कि अभी ये इलेक्शन करवाए तो उसके बाद इसको खत्म कर दिया या कुछ। ये जी जो भी चीज यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, जो चीजें, जो जिस तरह के इलेक्शन जहां पे लोगों को सहूलियत मिले, सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा इसको तवज्जो देती है कि जहां पे लोगों को सहूलियत मिले। अब देखिए कि यहाँ पे जो यहाँ की सरकार जो बनी हुई है, वो आगे इसको पेश करेंगे, आगे रखेंगे। जल्द से जल्द इस पे जैसी बात होगी, तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट कार्रवाई करते हुए इस पे जल्दी, जैसे भी इलेक्शन कमीशन को जो उनका टाइम उनको लगेगा, तो जी ये होंगे। ये आपने जैसे कहा कि कब होंगे या होंगे भी नहीं, तो ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि ये होने हैं, क्योंकि इससे लोकतंत्र मजबूत हो रहा है और लोगों तक, हर जनमानस तक डीडीसी के द्वारा या पंच सरपंच के द्वारा जो लोग हैं, वो सारे वहां पहुंचते हैं, और इसी से लोकतंत्र चलता है। ठीक है, मैं आऊँगा दोबारा आपके पास। नासिर साहब भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। नासिर साहब, आपके पास ही आऊँगा चूँकि आप डीडीसी मेंबर भी है, लेकिन अब चूँकि 5 साल मुद्दत मुकम्मल होने जा रही है, तो एज ए डीडीसी मेंबर आप इन 5 सालों को किस तरह से देखते हैं, और मुद्दत अब मुकम्मल होने जा रही है तो आपको कैसा लग रहा है? पहले आदाब आपको, आपके देखने वालों को, और मेरे जो को पैनलिस्ट हैं उन सबको। जी मेरे हिसाब से एक एक्सपेरिमेंट था ये डीडीसी का, हम्म जो उस टाइम पे बहुत जल्दबाजी में हुआ था। और इसमें मतलब कहीं कमियां भी रही और कुछ अच्छी चीजें भी हुई। हम्म ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम्म तो लेकिन जिस तरह का जो निज़ाम बनना चाहिए था वो शायद बन नहीं पाया। हम्म क्योंकि जब आप बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स की, जब ये इलेक्शंस अनाउंस हुए थे, हम्म तो उस टाइम पे सरकार ने या जो एलजी इंतजामिया थी उस टाइम पे, उन्होंने इस तरह से प्रोजेक्ट किया, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस हम्म तरह से प्रोजेक्ट किया कि ये जो काउंसिल्स होंगे ये इतने एम्पावर्ड होंगे, और सारा जो डेवलपमेंट का काम है इन्हीं काउंसिल्स के थ्रू होगा। जी फिर वो हमें जो एक्सपीरियंस रहा 5 साल में, वैसा हमने देखने को मिला नहीं। कि जिस एम्पावरमेंट का जो वो दिखाया गया था, इन काउंसिल्स की एम्पावरमेंट को लेके जो जो एक अंदाजा लगाया था हम सब ने, जी उस लेवल का शायद वो हो नहीं पाया। हम्म तो लेकिन क्योंकि देखिए अब क्रिटिसिज्म इज अब कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। तो क्योंकि ये पहली बार ऐसा निजाम आया था, तो मुझे लगता है जो मेंबर्स थे या जो ब्यूरोक्रेट्स थे या जो सिस्टम था, हम्म उनको ये चीज अंडरस्टैंड करने में भी जो है थोड़ा टाइम लगा। और चूंकि पहली बार था, एक नया सिस्टम था, तो कुछ एक साल जो है मतलब इसमें प्रॉपरली जो है वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाया, या जिस तरह का जो वो निज़ाम बनना चाहिए था शायद उस तरह का बन नहीं पाया। हम्म तो बहरहाल ठीक है, जो 5 साल गए अच्छे ही गुजरे। मैं क्योंकि मैं खुद एक मेंबर हूँ डीडीसी का कुपवारा से, तो मैं ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा, और ये जेन्युइनली कहूंगा कि एक एक ऑनेस्ट कोशिश रही इन काउंसिल्स की तरफ से कि लोगों की जो है खिदमत की जाए, और काफी सारे काम भी जो है वो कर पाए। तो मेरा वो यही जो है रिएक्शन रहेगा इस पे। ठीक है, ठीक है। ताजिम डार साहब, आपके पास में आऊँगा। चूँकि अब ये जो 3 टायर सिस्टम है,
पंचायत है, बीडीसी, अब डीडीसीज की मुद्दत भी पूरी होने जा रही है, लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात है कि अभी तक भी इंतखाबात मुनक्कद कराने के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका और तमाम पैनलिस्ट जो यहाँ हैं उनको मेरी तरफ से सलाम और आदाब। देखिए, ये पहले सबसे बड़ी बात ये सोचने की है कि जब हम बात करते हैं किसी भी जगह में डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी इन फुलेस्ट फॉर्म का होना बहुत ज़रूरी है। जी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जम्मू कश्मीर में जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम प्रोसीजरल डेमोक्रेसी पे आ जाते हैं, जहाँ पे सिर्फ इलेक्शन करवा दिया। लेकिन डेमोक्रेसी सिर्फ का नाम सिर्फ इलेक्शन करवाना नहीं है। जब आप इलेक्शन करवाते हैं तो उन इलेक्शन में कंटिन्यूटी होना और उन इलेक्शंस के बाद जो नुमाइंदे चुन के आते हैं उनका स्टेटस, उनका प्रोटोकॉल, उनको लोगों के तय जो जवाबदेही है उसमें वो पूरी तरह से अपने आप को पेश कर पाए, उसके लिए उनको इख्तियारात देना, ये बड़ी चीजें हैं। और बदकिस्मती ये है कि आप एक चीज देखिए कि ये जैसे अभी नासिर साहब भी कह रहे थे कि अच्छी एक कोशिश थी, लेकिन अब आप देखिए पिछले कहीं करीब साल से ऊपर होने जा रहा है, पंचायत के इलेक्शन नहीं हुए, म्यूनसिपल काउंसिल्स जो हैं वो हमारी या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस जो हैं हमारी वो भी अभी डिफंक्ट है, वहाँ भी इलेक्शन नहीं हुए हैं। बिल्कुल। और ये भी एक नया तजुर्बा था, डीडीसीज का नया तजुर्बा था इनका, और मैं समझता हूँ कि तजुर्बा अच्छा था। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब एक अवामी हुकूमत जम्मू कश्मीर में आई, जम्मू नेशनल कॉन्फ्रेंस की शक्ल में, जी। उनके नुमाइंदे सामने आए या चीफ मिनिस्टर साहब जो आए, उन लोगों ने भी पिछले 1 या 1.5 साल में कोई खातर ख्वाह तवज्जो इनकी तरफ, इन डीडीसी मेंबर्स की तरफ नहीं दी। हालांकि अगर ये देते तो वो जमीनी सतह पे जिस तरीके से एमएलएज ने इनको ऑन बोर्ड नहीं लिया, या जितने भी हमारे बाकी लोग थे या मिनिस्टर साहिबान थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इन डीडीसी मेंबर्स को एक मार्जिनलाइज करने की कोशिश की, जो गलत है। डेमोक्रेसी में ऐसा होना नहीं चाहिए, हर एक का अपना एक दायरा इख्तियार है। और डीडीसी उस वक्त डीडीसी मेंबर्स चुन के आए थे जिस वक्त यहाँ पे कोई भी पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी। इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे कहे या गवर्नमेंट के लेवल पे कहे, इनको जिस तरह की सपोर्ट मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। लेकिन फिर भी जितने भी मेंबर्स रहे उन्होंने अच्छा काम किया, और मैं उम्मीद करूंगा कि अब जो जम्मू कश्मीर में सिर्फ कोई भी चीज एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे नहीं होगी, यहाँ पे जो डेमोक्रेसी एट द लोएस्ट लेवल जो है वो जाएगी, पंचायत लेवल तक जाएगी, फिर आप म्युनिसिपल लेवल तक जाएंगे, फिर आप डीडीसी लेवल तक जाएंगे, ताकि तमाम ये इसमें 2 चीजें आती हैं। इसमें एक तो आप लोगों के साथ जुड़ते हैं, लोगों के काम होते हैं, दूसरा नई लीडरशिप को पनपने का मौका मिलता है और नई लीडरशिप उभर के सामने आती है। अगर आप उसी चीजों में जकड़े रहेंगे, उसी चीजों में, तो मेरा ये मानना है कि इसमें इस डेमोक्रेसी को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो, इन फुलेस्ट फॉर्म जम्मू कश्मीर में हो, और ये प्रोसीजरल ना हो, ये बाकायदा एक प्रैक्टिकल तरीके से लोगों के मामलात, लोगों के जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए जम्मू कश्मीर के लोग चुनकर आगे आए और लोगों के जज्बात और एहसासात की तर्जमानी जो है वो सही मायनों में कर सकें। ठीक है। सुमित शर्मा जी, आपके पास मैं दोबारा आऊँगा, क्योंकि आपने कहा कि हो जाएंगे, वक्त पर हो जाएंगे, लेकिन पंच और सरपंचों की मुद्दत 2024 में ख़त्म हो चुकी है, अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। और इसके अलावा जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा अप्रैल 2025 से ये कुर्सी अभी भी खाली है, इस हवाले से अभी कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। तो जब अभी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हमारे पास नहीं है, तो ऐसे में इंतखाबात कहाँ से मुमकिन है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है, जैसे ही उनकी नियुक्ति होती है उसके बाद ये प्रोसेस बनेगा, और प्रोसेस होने के बाद मैं वही पूछना चाहता हूं कि ताखिर क्यों हो रही है जितने भी जितने भी इलेक्शंस जो आप बता रहे हैं, जैसे म्युनिसिपल कमीशन का, म्युनिसिपल का है या अपने पंच सरपंचिस का है, इन सब की डेट्स, और मैं आपको ये बताना चाहूँ कि उम्मीद ये रहेगी, और जैसा कि मैं आपको बताऊं 2026 के अंदर अंदर आपको ये इलेक्शन जितने भी हैं ये आपका यहाँ पे सामने आपके आ जाएंगे, और ये सारे आपके सामने इधर ही होंगे। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा ये रहेगा कि जो यहाँ की, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो गवर्नमेंट यहाँ पे है अभी, वो इस मुद्दे पे बात करेगी आगे। उनका पहला तो वही करेंगे ना, वही दिखाएंगे, बताएंगे कि हमें किस किस चीजें कहाँ पे कौन से इलेक्शन की कहाँ नीड है, उसके रिलेटेड बात आगे एलजी साहब से करेंगे, वो अपनी बात आगे रखेंगे। और उसके बाद जो सेंटर्स की तरफ से उनको जो भी क्लेरिफिकेशन होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यही आएगी कि जैसे बार बार मैंने आपको एक चीज बोली कि जो इलेक्शंस हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, वटेवर वो तीनों पार्ट्स में जो भी आ रहे हैं जी, तो उन तीनों में इलेक्शंस का जो है ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे भाई साहब ने बोला, यहाँ पे लोन साहब ने कहा कि
ये एक्सपेरिमेंट तौर पे हुए थे, तो हमें नहीं लगता कि एक्सपेरिमेंट तौर पे हुए। एक्सपेरिमेंट इन द सेंस ये हुआ कि आपने कहा कि एक्सपेरिमेंट, बट ये है कि ये एक प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस को फर्स्ट टाइम जब जम्मू कश्मीर में ये चीज हुई है, तो इस जम्मू कश्मीर में फर्स्ट टाइम होने के बाद अब ये था कि डीडीसी के बारे में जम्मू कश्मीर में मोस्टली लोगों को पता नहीं था कि हमें जो भी डीडीसी बने थे कि कहां से हमें क्या चीज को क्या करना है और किस रिलेटेड हमें हमारी पावर्स क्या है, हमारी सब चीजें क्या है। तो ये सब चीजें जब इस 5 साल के टेन्योर में इन्होंने सीखी होंगी, पता चला होगा कि हमें कहां पे कहां जाना है, किस चीज में अप्रोच करना है, और इन सब चीजों को लेते उस टाइम हमारे पास यहाँ पे आपने देखा कि कोई मौजूदा सरकार भी नहीं थी, अब सरकार भी है, तो इन्हें जो डीडीसी अब जो इलेक्शन जो होंगे, देखिए इसका प्रोसेस तो सेम रहेगा, बट जो अब इलेक्शंस होंगे जो जल्दी होंगे, यह भी नहीं है कि हम उसमें सोचेंगे कि लंबा टाइम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब ये एमएलए इलेक्शंस हो गए तो ये भी होंगे, उसके बाद अब इनके पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा, चाहे वो कंसल्टिंग एमएलए के साथ जुड़ के किया जाए, चाहे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ जुड़ के किया जाए, तो इनके लिए जो फील्ड है वो खुलेगी। और ये इलेक्शन तो होंगे, पर अब ये सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जो डीडीसी यहाँ पे आप चुन के आएंगे, जो इलेक्शन होगा और जिस प्रोसेस के बाद जो चुनेंगे, उन्हें अपनी चीजों से जो सीख मिली है और उससे वो कितना कर पाते हैं जनता के लिए, लोगों के लिए, और कैसे उन चीजों की जो कमियां हैं उनको दूर कैसे किए जाएंगे, बस उसको लेके सोच चलनी है। बाकी अदरवाइज ये एक्सपेरिमेंट वगैरह तो कुछ नहीं है, ये प्रोसेस है, और प्रोसेस हर एक चीज का जो होता है वो स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है। आसिम लोन साहब, आपके पास में आऊँगा। क्या आपको नहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी उमर अब्दुल्ला सरकार की भी थी कि इलेक्शन कमिश्नर को तैनात किया जाता, और शायद इस हवाले से एक कमेटी भी तश्कील दी गई थी, लेकिन उसका भी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आया। नहीं, बिल्कुल 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 जो प्रोसेस था जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर नया जो है अपॉइंट करने का, तो वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बट इसमें चूंकि जैसे आपने देखा पिछले 1 साल में गवर्नमेंट का चलना काफी स्मूथ नहीं रहा है। जिस तरह से अगर मैं आपको वजाहतन बताऊं, जी जिस तरह से जब डीडीसी के काउंसिल्स भी फॉर्म हुए थे, उस टाइम पे भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंफ्यूजन रखा। यहाँ जो ऑलरेडी बीडीसीज बने थे कि बीडीसीज के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगे, डीडीसीज के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगे, उसमें 1-1.5 साल तक कंफ्यूजन रहा और काफी हद तक जो है प्रॉब्लम दिक्कतें आई हमें। इसी तरह जब ये गवर्नमेंट बनी, आप देखिए 1 साल 1.5 साल से इन्होंने बिजनेस रूल्स अभी तक नहीं दिए हैं, तो इसमें भी कंफ्यूजन है कि एलजी साहब के अंडर क्या रहेगा या इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उनके अंडर क्या रहेगा। तो आई थिंक ये जो दिक्कतें हैं, इनकी वजह से जो है पूरा प्रोसेस जो है वो इफेक्ट होता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस साल इंशाल्लाह जो है आने वाले टाइम में पहले मुझे लगता है पहले पंचायत और यूएलबी के जो इलेक्शंस है वो होंगे जी, और उसके बाद जो है शायद डीडीसी के भी जो है इलेक्शंस हो। तो उम्मीद करेंगे कि हम जो ये एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ था ये आगे चले, और जो ये एक ग्रास रूट लेवल जो डेमोक्रेसी होती है और जो छोटे बड़े काम पंचायत लेवल पे होते हैं या बीडीसी लेवल पे होते हैं या इन काउंसिल्स के लेवल पे होते हैं, वो जो है आगे चल के भी जो है वो हो पाए। अब कब इलेक्शंस होंगे क्या होंगे वो तो इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड कर सकता है, बट हम उम्मीद लगाएंगे कि इसी साल में जो है ये सारे इलेक्शंस आए, और ताकि जो है लोग जो है उसमें हिस्सा ले, अपने नुमाइंदे चुने ताकि वो काम कर पाए। उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक पहल करनी होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि अगर एक डेमोक्रेटिकली इलेक्शंस के थ्रू एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या गवर्नमेंट चुन के आती है, तो उन्हें एम्पावर करना चाहिए और उन्हें जो है वो छूट देनी चाहिए कि वो आजादी से जो है काम कर पाए और लोगों के जो है मसले मसाइल हैं जो उनको हल कर पाए, ना कि कंफ्यूजन रखे, ना कि ये जो है ब्यूरोक्रेट्स के लिए 2 पावर सेंटर बना के रखें जिससे जो है ये कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ता जाए। ठीक है। ताजिम डार साहब, आपके पास में आऊँगा, चूँकि अब जो 3 टायर सिस्टम है, पंचायत, बीडीसी या डीडीसी, इनकी मुद्दत ख़त्म हो गई है, तो ये जो गैप है, ये जो खला पैदा हुआ है, इसको अब कैसे फुलफिल किया जाए? क्योंकि अभी भी शायद इंतखाबात में मज़ीद वक्त लग सकता है, तो ऐसे में ये जो खला, ये जो गैप पैदा हुआ है, इसको किस तरह से मुकम्मल किया जाएगा? नहीं, देखिए ये तो मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस खला को कैसे पूर्ण करती है, और ये तो ज्यादातर जिम्मेवारी उनके ऊपर ही आयद होती है और उन्हें ही देखना है
और इनके जो एमएलए हजरात हैं या जो इनके वजीर हैं या इनके बाकी लोग हैं वो किस तरह से जमीनी सतह पे लोगों के जो मामलात हैं उनको हल कर पाते हैं। और बाकी मैंने पहले ही कहा है कि हमें जम्मू कश्मीर में जितने भी डेमोक्रेसी को लेकर जितने भी हम बातें करते हैं जगह जगह पर, लेकिन वो बातें सिर्फ बातें ना रहते हुए उन्हें प्रैक्टिकली जमीनी सतह पर इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। और डेमोक्रेसी को सही मायनों में लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, लोगों में जस्टिस इक्वालिटी की जरूरत है। और तभी जाके हम ये समझ पाएंगे कि ये कहीं डेमोक्रेसी का नाम हम सिस्टम है। अदरवाइज आप इलेक्शन करवा लीजिए, वही कहना कि आप पावर सेंटर 2 क्रिएट कर दीजिए, ना एक को काम करने दें ना दूसरे को काम करना आ रहा है। तो ये सब चीजें जो है ये कंफ्यूजन और कैओस नहीं होना चाहिए। और लोगों को काम करने दीजिए, लोगों को अपने नुमाइंदे खुल के चुनने दीजिए, जी लोगों के काम जो है वो हों। और वही एक अच्छे जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने में जो है एक मील का पत्थर साबित होंगे। अदरवाइज अगर आप यही कंफ्यूजन क्रिएट करके रखेंगे, जैसे पहले भी मेरे एक पैनलिस्ट ने कहा कि पहले डीडीसीज का क्या रोल था, बीडीसीज का क्या रोल था, दूसरा है, मुझे लगता है कि अब काफी हद तक ये वर्कआउट हो चुका है। तो आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि हमारे यूएलबीज के इलेक्शन हो, म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन हो, चाहे हमारे पंचायती लेवल की बात हो, चाहे हमारे डीडीसी लेवल की बात हो, चाहे वो और इख्तियारात देने की बात हो रियासती हुकूमत को, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पे सोचना चाहिए ताकि खुल के जो है लोग अपने नुमाइंदे चुन सके और उनसे जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो एक्सपेक्टेशंस जो है वो पूरी करवा सके। ठीक है सुमित शर्मा हम जी उम्मीद आपके पास करेंगे में कि आऊँगा। गवर्नमेंट ऑफ ठीक इंडिया है देखिए। ठीक है सुमित शर्मा जी आपके पास में आऊँगा। हमने देखा कि मुतअद्दिद एमएलएज की जानिब से शिकायतें सामने आई कि जो डीडीसीज है वो उनका काम मुतासर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके काम में टांग अड़ाने की कोशिश कर रही है। तो ये जो ताख़ीर हो रही है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एमएलएज को मजीद इख्तियार देने की कोशिश है? बिल्कुल नहीं, ऐसा है। मैं आपको बताता हूं कि डीडीसी जो थे वो उनको अपने एरिया में जो काम था, जो अपना डिस्ट्रिक्ट, जैसे डीडीसी हुआ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, अपना अपना एरिया देखना है उसको कि मुझे क्या काम है, उससे जो एमएलए है उसके पास जाके एक साथ मिलके लोगों के काम करने थे। बट हुआ क्या है, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। जी कई जगह पे यहाँ पे डीडीसी जो थे और कुछ एमएलए, जैसे एक पार्टी का एमएलए है और डीडीसी जो है वो दूसरी पार्टी का है, तो उन्होंने क्या किया है, वहां पे रोल क्या होता है कि वहां पे कई जगहों पे, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, मैं आपको बता रहा हूं कि डीडीसी लग रहा है कि उसे लगता है कि मैं ही यहाँ पे कर लूं और एमएलए जो है उसे ना पूछूं, और एमएलए को पता है कि मैं तो रिप्रेजेंटेटिव, मैं भी पब्लिक से चुन के आया हूं जी और मेरे को भी ये सब देखना है, और वो उसने उनको पूछे बगैर कोई प्रोग्राम हो रहा है, कुछ हो रहा है तो रिबन काटने में कहीं उनकी आपस में कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अवाम को सोचना है कि अवाम ने दोनों को ही मौका दिया हुआ है, उसे एक तवज्जो पे दिया है, उसे दूसरे तवज्जो पे दिया हुआ है, दोनों को। अब डीडीसी का अपना रोल है, एमएलए का, लेकिन मजा रहता कि दोनों एक साथ मिलकर जनता के कामों में अगर हाथ बटा देते, लोगों के मसले मसाइल दूर करते, जी तो वो ज्यादा अच्छा रहता उन दोनों के लिए। बाकी रहेगा कि जो चीज ये है, ये कॉन्फ्लिक्ट जो रही है, ये खाली अलग अलग पार्टी वाइज के सिस्टम की वजह से हो रही है। जी और उस चीज को देखिए कई जगहों पे अब इसमें जहां पे एक पार्टी का एमएलए वर्क कर रहा है और डीडीसी को ठीक है चाहिए था नासिर साहब, कि मैं अब आऊँगा अगर आपके पास, डीडीसी में पहले हमें इन्हें पता मुकम्मल भी नहीं करने है कि दीजिए। 5 साल में क्या क्या चीजें हमारे, हमें 1.5 साल में, जैसे अभी लोन जी ने भी कहा कि 5 साल में हमें 1.5 साल तो खाली पता ही नहीं चला कि पावर क्या करनी क्या नहीं। तो उससे बेटर था कि जो एमएलए आए थे उनसे बैठ के इस बारे में वार्तालाप करते, बात आपस में रहती। लेकिन उन चीजों के अलावा वो लोग खाली ये कर रहे हैं कि जो चीज है वो आप दोनों सोच रहे हैं कि मेरे डीडीसी सोच रहा है कि मैं ही फुल फ्लेज हूं, जबकि एमएलए जो है उसे अपनी पावर पे अपने हिसाब से काम करने का जो पिछले का तजुर्बा है वो इस्तेमाल कर रहा है। बाकी छोटी मोटी ये चीजें इतना बड़ा वो नहीं है। उम्मीद रहेगी कि आगे भी ये लोग जो है बैठ के जनता के हित के लिए चाहे जो भी हो वो बात करें, और जो मसला मसाइल दूर होता है मिलके तो उसे करने का प्रयास करें, ताकि जनता आपको चुनती है, कोई भी पार्टी हो, जनता अगर चुनती है तो अपने काम के लिए, ना कि ऐशो आराम के लिए। ठीक है नासिर साहब, जवाब दीजिए, चूंकि आप डीडीसी मेंबर है, तो ये जो एमएलएज और डीडीसीज के दरमियान इख्तियारात की जंग थी, कितनी सच्चाई इसमें है? इसमें देखिए बेसिकली इसमें मेन प्रॉब्लम ये थी कि जब डीडीसी के इलेक्शंस हुए और जब हम लोग चुन के आए, जी तो उस टाइम पे कोई और जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, एमएलएज नहीं थे, असेंबली नहीं थी। तो उस टाइम पे
क्योंकि वैक्यूम था और कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, तो हमारी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती थी, चाहे जो भी गवर्नमेंट फंक्शंस होते थे या जो भी इनॉग्रेशन होती थी या बाकी जो मसले मसाइल होते थे, मीटिंग्स होते थे, इसमें हम लोग ही इन्वॉल्व होते थे। और चूंकि एमएलएज नहीं थे तो किसी और की इंटरफेरेंस नहीं थी। लेकिन जब पिछले साल असेंबली इलेक्शंस हुए और एमएलएज चुन के आए, तो ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग एक सिमिलर जो है टेरिटरी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक डीडीसी की टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, वो भी वही कॉन्स्टिट्यूंसी है जो एमएलए की है। अब ऑब्वियसली एमएलए की बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, डीडीसी की एक महदूद छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, लेकिन वो ब्लॉक ऑलमोस्ट सेम होता है और जिन लोगों ने आपको वोट दिया है वो भी सेम थे। तो जब ये एमएलए चुन के आए, और चूंकि इन्होंने भी इससे पहले जो एमएलए पहले भी रहे हैं, इनमें काफी सारे एमएलए वो हैं जो पहले भी रहे हैं, इन्होंने भी कभी इस सिस्टम में काम नहीं किया था। एज एमएलए उनका जो चलना था तरीका जो था वो एक तरह का था। लेकिन जब वो पिछले साल जब चुनकर आए, तो चूंकि ये एक नया सिस्टम भी था यहाँ पे, तो उन्हें भी ये चीज समझने में, अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम लगा। और ऑब्वियसली जहाँ पे दो इंस्टीट्यूशंस होती हैं और वहाँ दोनों आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट रहता ही रहता है। और जैसे सुमित जी कह रहे थे कि अगर वो अलग पार्टी के हो तो ऑब्वियसली ज्यादा रहता है। ये बहुत प्रैक्टिकल सी बात है, आम सी बात है। बट चूंकि मेन इसमें रीजन ये था कि दोनों के लिए एक नया सिस्टम था। डीडीसीज ने भी 4 साल बिना एमएलए के काम किया, तो वो एक तरह से काम कर रहे थे, और एमएलए ने भी इससे पहले कभी डीडीसीज के साथ काम नहीं किया था। बट आई थिंक मोर और लेस जब आप देखते हैं कि इस साल के एंड तक, और ऑब्वियसली जब अब हमारी फेब में टर्म भी खत्म हो रही है, तो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, या एक अपना अपना डोमेन भी जो है वो समझ आ रहा था। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर आगे फ्यूचर में जब ये इलेक्शंस होंगे और नए रिप्रेजेंटेटिव्स जो आएंगे, तो थोड़ा बहुत बेटर जो है अंडरस्टैंडिंग होगी। हो सकता है और भी कॉन्फ्लिक्ट रहे या कुछ और उसमें मजीद क्लैरिटी की जरूरत हो। बट आई एम श्योर कि गवर्नमेंट उसमें वो जो स्कोप ऑफ कंफ्यूजन है वो ना अगर नहीं रखेगी, अगर एक डिस्टिंक्टिवली आपको पता होगा कि आपकी ज्यूरिसडिक्शन क्या है, आपका रोल क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी चीज का कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो मैं भी उम्मीद करूंगा कि आने वाले टाइम में ये इलेक्शंस हो और एक वाइब्रेंट जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम यहाँ पे रहे, और हर टियर पे जो है, चाहे वो पंचायती राज के जो 3 टियर हैं, वो तीनों मिलकर काम करे। और इवन असेंबली के साथ जो एज एन इंस्टीट्यूशन असेंबली है हमारे जेएनके की, उसके साथ भी मिलकर जो है वो काम करे। बट जैसा कि तजीम साहब कह रहे थे कि ये सिर्फ इलेक्शन तक महदूद नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है पिछले सालों में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमारी याद सिर्फ तब आती है जब इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो सरपंचेस हो, चाहे वो बीडीसीज हो, चाहे वो डीडीसीज हो। जब तक इलेक्शंस होते हैं तब तक उन्हें इस तरह प्रोजेक्ट किया जाता है कि जैसे इनके बिना कोई काम ही नहीं होगा, और फिर जब एम्पावरमेंट की बात आती है तो फिर कहानी दूसरी होती है। तो वो चीज मैं चाहूंगा कि फ्यूचर में ना हो। ठीक है सुमित शर्मा जी, आपके पास में आऊँगा। जब हम इंतखाबात की बात कर रहे हैं तो इन दिनों नए डिस्ट्रिक्ट्स और नए डिविजन्स की भी बात चल रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि कोई हदबंदी होगी उसके बाद ही ये इंतखाबात होंगे? देखिए, ये तो अब ऊपर का क्या है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं है, जिस तरह से आपने बताया, तो वो तो अभी हाई कमांड जितनी भी है वो देखेंगी जो ऊपर कि कैसे बैठ के इसके बारे में कैसे बात होगी, क्या होगी। तो मुझे तो लगता है कि पहले तो इसके ऊपर पूरा का पूरा वर्कआउट होगा, उसके बाद ही चीजों के ऊपर जो चेंजिंग होगी या जो भी होगा उसके बाद ही उसके ऊपर आगे का प्रोसेस किया जाएगा। पहले तो इसके ऊपर अभी देखते हैं, अभी जो सेशन भी लगना है आगे, उस सेशन में, असेंबली सेशन में ये भी देखा जाएगा कि किन मुद्दों को लेते हुए, किन बातों को लेते हुए अपने अपने जो जितने भी एमएलए हैं वो क्या विचार रखते हैं इन चीजों पे, उनकी क्या, क्योंकि देखिए उन्हीं को पूछ के उन्हीं के हिसाब को देखते हुए एक जो होती कमेटी गठित होती है, और कमेटी गठित होने के बाद देखा जाता है कि किस चीज को, कोई भी चीज जो भी है वो कब, कैसे और किस तरह से लागू की जाएगी। ठीक है ताजिम डार साहब, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी खासकर पंचायती इंतखाबात के हवाले से कितनी तैयार है, और आप क्या सोचते हैं, क्या ये पंचायती इंतखाबात पार्टी बेसिस पर होने चाहिए या आज़ादना तौर पर होने चाहिए? देखिए
मकसद ये है कि इलेक्शन होने चाहिए। जी। अब कैसे होने चाहिए कैसे नहीं होने चाहिए वो तो एक अलग मामला है, लेकिन इलेक्शन होने चाहिए। एम्पावरमेंट, जब तक आम आदमी को एम्पावर आप नहीं करेंगे ग्रास रूट लेवल तक, तब तक जो है लोग अपने आप को एलिनेट फील करेंगे। और ये आप कहना कि किस तरह से हो, लेकिन होने चाहिए। मामला ये है कि ये जिस, और इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि आज हो गया है तो साल, 1.5 साल, 2 साल दोबारा होगा या नहीं होगा। ये कोई फ्रैक्चर्ड डेमोक्रेसी नहीं होती है। जैसे अभी इलेक्शन हुए पिछले दिनों, के पंचायतों के इलेक्शन हुए, अब साल 1.5 साल हो गया, इलेक्शन ही नहीं है। अब हमें हर इलेक्शन के लिए ऐसे अपने आप को भीख मांगनी पड़ती है जैसे पता नहीं हम क्या है। भाई ये लोगों के मामलात हैं, लोगों को छोड़ दीजिए, लोगों को दीजिए। और पावर जो है वो ताकत का सरचश्मा आवाम है, और आवाम ही जब तक एम्पावर्ड अपने आप को फील नहीं करेगी, तब तक आप कब तक ये रिमोट कंट्रोल के थ्रू गवर्नमेंट चलाते रहेंगे, रिमोट कंट्रोल के थ्रू लोगों के मामला हल करते रहेंगे। जी। इससे लोगों में एक गलत मैसेज जाता है। और इलेक्शन होने चाहिए, जमीनी सतह के इलेक्शन होने चाहिए, लोगों की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। और लोगों की इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ जो एक ट्रांसपेरेंसी है किसी भी सिस्टम में वो होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। जी, चलिए ताजिम डार साहब से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। नासिर साहब भी हमारे साथ हैं। नासिर साहब, आपके पास मैं आना चाहूँगा। जब हम इंतखाबात की बात कर रहे हैं तो क्या ये उमर सरकार के लिए दूसरा बड़ा इम्तिहान होगा? क्योंकि इससे पहले हमने देखा ज़िमनी इंतखाबात जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को शिकस्त हुई, और क्या ये दूसरा बड़ा इम्तिहान होगा उमर सरकार के लिए? नासिर साहब, आप अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। जी सॉरी म्यूट जी में था ये। जी जी। तो मैं कह रहा था कि बिल्कुल हर एक इलेक्शन जो है, हर एक इलेक्शन इम्तिहान ही होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट में हो चाहे वो ऑपोजिशन में हो। और हर एक इलेक्शन के अपने चैलेंजेस होते हैं, हर एक इलेक्शन के अपने चैलेंजेस होते हैं। और हर एक इलेक्शन जो है एक नई स्ट्रैटेजी के साथ लड़ा जाता है, एक नए इरादे के साथ लड़ा जाता है। तो आपकी बात कुछ हद तक सही है कि हमारी गवर्नमेंट के लिए ये एक इम्तिहान होगा, लेकिन जी। इट इज लाइक एनी अदर इलेक्शन। जिस तरह आप हर एक इलेक्शन में तैयार रहते हैं एक एज अ पॉलिटिकल पार्टी, तो मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस इस इम्तिहान के लिए, इस इलेक्शन के लिए भी तैयार है। और जब भी ये इलेक्शंस अनाउंस होंगे, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस एज अ पॉलिटिकल पार्टी है, इन इलेक्शंस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी और भारी अक्सरियत से जो है कामयाबी भी हासिल करेगी। और क्या हम मानेंगे कि आप दोबारा जब डीडीसी के इलेक्शन होंगे तो आप उसमें हिस्सा लेंगे? अब वो तो पार्टी डिसाइड करेगी कि उस टाइम पे कैंडिडेट्स कौन होंगे, क्या होंगे। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो हमारी पार्टी है वो अच्छे कैंडिडेट्स ही मैदान में उतारेगी, और जो है ज्यादा से ज्यादा हमारे जो कैंडिडेट्स है वो कामयाब हो गए। ठीक है, सुमित शर्मा जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयार है इलेक्शंस के लिए? अगर पंचायती इंतखाबात हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी 24/7 इलेक्शंस के लिए पब्लिक के वेलफेयर के लिए हमेशा खड़ी रहती है। लेकिन एनसी के प्रवक्ता हमारे भाई लोन साहब जो कह रहे हैं कि हम तैयार रहते हैं, तो इन्होंने पीछे आपने देखा जो इलेक्शंस हुए थे उनसे बायकॉट किया था। तो ये नहीं तैयार रहते हैं, ये कुछ और छोड़िए वो बातें, लेकिन ये तैयार नहीं रहते। हर एक इलेक्शन के लिए तैयार रहते। तो ये जनता का ये जनता का हित सोचते तो इलेक्शन से बायकॉट नहीं करते। आपने देखा इन्होंने पीछे बायकॉट किया था, लेकिन बाद में अंदर से खिचड़ी चल रही थी, अपने ही कैंडिडेट्स को उठाया था कईयों को, और लेकिन पीछे बायकॉट किया बाद में कुछ ये सब तमाशा वगैरह। मगर अगर जनता का हित का सोचना है तो लोन साहब आपको हर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और बायकॉट होकर जनता से पीछे नहीं होना है, जनता के सामने होना है। ये नहीं कि चेहरा कुछ दिखाना है और बाद में पेश कुछ करना है। इलेक्शन से डरिए मत, इलेक्शन को खुल के सामने आइए, इलेक्शन लड़िए। साहब जल्दी से, आप जो बोल रहे हैं कि हम हमेशा तैयार रहते हैं, तो लोन साहब आप तैयार नहीं रहते, आपने बायकॉट किया है। एडमिट कीजिए, आपकी गवर्नमेंट ने जो है वो बायकॉट किया था, आप शायद भूल गए हैं, ये आपको रिमाइंड दे रहा हूं मैं, आपने बायकॉट किया था। अब सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं सुमित जी, सुन लीजिए। पंचायत इलेक्शन और उस टाइम पे जो यूएलबी इलेक्शंस हुए थे वो हमारी पार्टी ने बॉयकॉट किए थे, और उसकी वजह भी थी कि उस टाइम पे मौजूद हालात थे और डिसीजन लिया गया था।
लेकिन आपको ये जो है ये हम बार बार मौका नहीं देंगे, आप फिक्र मत करिए। एक बार आपको वो सब मौका मिल गया था कि जब मैदान में आपको जो है हमारी अब तंजीम आपको नहीं थी जनता अगली सामने, बार मौका नहीं बार दे बार रही वो है मौका नहीं रोहन मिलेगा, साहब, बार आपको बार वो जनता मौका नहीं मिलेगा। देगी। अब जब भी आपकी इलेक्शन पार्टी होंगे को हम उसमें जनता मौका नहीं पार्टिसिपेट देगी। करेंगे आप और भारी एनसी जो अक्सरियत से है जीतेंगे। वो 1 साल में तो फेल हो चुकी है, उसको जनता मौका नहीं परेशान देगी। मत होइए। आपने देखा श्रीनगर में भी आपने वो तो देखा, देख ही रहे हम, वो अभी तो हार देख ही गए रहे हैं एमएलए वो तो सीट, देख ही रहे हम। एमएलए सीट हारनी पड़ी है जनाब। आज वो तो रिइलेक्शन वो होगा तो ना हम तो देख ही रहे एनसी हैं। वो फ्रेम इलेक्शन से आउट है, डिसाइड करेंगे। आप इलेक्शन अनाउंस तो होने फ्रेम दीजिए से आउट है। जनाब, आप इलेक्शन अनाउंस रोहन होने दीजिए, साहब फिर नहीं हुआ देखेंगे है, किसमें कितना है दम। 1-1.5 साल हो गया है, साल से ऊपर हो गया है, लेकिन वादे पूरे नहीं हुए हैं, वादे पूरे नहीं हो हुए हैं जाएंगे। रोहन अभी साहब, अभी आप 4 इस साल पर हो एडमिट रहे हैं। कीजिए। ठीक वादे है, ठीक पूरे है, नहीं हुए, ठीक है। जनता के ताजिम साथ साहब, जो वादे ताजिम थे साहब वो से एक वादे आखिरी नहीं हुए रिएक्शन हैं। लूंगा। आज की डेट में ठीक है, डीडीसी होता है तो ठीक है, आप आप दोनों फ्रेम की से बात आउट होगी। है। ठीक है, ताजिम साहब आखिरी रिएक्शन में आपसे लूंगा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कितनी तैयार है और क्या आने वाले इंतखाबात में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी किसी दूसरी पार्टी के साथ कोलिशन करेगी या अपने दम पर इंतखाबात लड़ेगी? देखिए, पहले तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी ये डबल इंजन की सरकार गवर्नमेंट चल रही है जम्मू कश्मीर में। मैं समझता हूँ कि लोग पूरी तरह से इस डबल इंजन की सरकार से जो है उगता चुके हैं। एक सेंटर के थ्रू ऑपरेट करती है और दूसरी स्टेट में करती है। और मुझे उम्मीद है कि जो आपने रिसेंटली जो बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें जो आपने रिजल्ट देखा है, जमीनी सतह पे सूरत हाल काफी हद तक बदल चुकी है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद है कि आने वाले कोई भी इलेक्शन जो होंगे उसमें हमारी पार्टी का बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा चलिए, बहुत इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस खास डिबेट में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आपको बता दें कि हमारे साथ सुमित शर्मा जी थे, भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान हैं, नासिर लोन साहब थे, डीडीसी मेंबर है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान हैं, ताजिम डार साहब हमारे साथ थे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान हैं। और बात हो रही थी जम्मू कश्मीर की 3 टायर सिस्टम की, पंचायत, डीडीसी, बीडीसी, क्योंकि तीनों के अब जो मुद्दत है वो मुकम्मल होने जा रही है, लेकिन अभी तक भी इंतखाबात के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार इस हवाले से गैर संजीदा नज़र आ रही है, क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा अप्रैल 2025 से लगातार खाली है। उस हवाले से अगरचे कमेटी भी तश्कील दी गई थी, लेकिन कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। लेकिन उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द वो जो अहम ओहदा है वो मुकम्मल किया जाए और साथ ही साथ इंतखाबात के हवाले से भी पेशरफ्त हो, इंतखाबात हो, ताकि ये जो जमहूरियत की जड़ है, 3 टायर सिस्टम को जमहूरियत की जड़ माना जा रहा है, ये मज़ीद मजबूत हो। पंच सरपंच 1 साल से वो अहदे भी खाली है और उनको मज़ीद मजबूत बनाने के लिए इंतखाबात ज़रूरी है। और उम्मीद यही करेंगे कि मौजूदा सरकार इस हवाले से तवज्जो दे और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में इंतखाबात मुनक्कद कराए जाए। फिलहाल आज की इस खास डिबेट में मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूर लोलावी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।